व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सबको? व्हाइट बोर्ड इज विजिबल? यस सर। ओके, देन सी, फर्स्ट क्वेश्चन आपका था, आपके पास तीन रेजिस्टेंस हैं, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, एंड हाउ टू कनेक्ट टू गेट अ 4। तो आप देखेंगे यहाँ पे आएगा 1/, तो यहां से आप R निकालेंगे तो आ जाएगा 2 ओम। मतलब इस, तो एक 2 ओम का रेजिस्टेंस और दूसरा भी 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम और 2 ओम कितना हो जाएगा? 4 ओम। क्लियर है? इन फर्स्ट क्वेश्चन एनी प्रॉब्लम? फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, क्लास 10th। देखिए आपको दे रखे हैं 3 रेजिस्टेंसेस, 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम, एंड आपसे पूछा गया हाउ टू कनेक्ट टू गेट अ रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। यही क्वेश्चन था आपने टेस्ट में जो दिया था। तो आपको 4 ओम का दिखे आना है रेजिस्टेंस, तो आपको यहाँ पे खुद देखना पड़ेगा किस तरह से आप कनेक्ट करते हैं कि 4 ओम का रेजिस्टेंस आ जाए। तो पहले मैंने क्या किया, 3 ओम एंड 6 ओम को पैरेलल में कनेक्ट किया है, एंड उसके साथ 2 ओम को सीरीज में कनेक्ट कर दिया है। अब आप अगर 6 ओम और 3 ओम को सॉल्व करेंगे पैरेलल में, तो आपको पता है आपको करना पड़ेगा 1/6 प्लस 1/3 करके, पैरेलल में इसी तरह से आप सॉल्व करते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ जाएगा 2 ओम। मतलब इस पैरेलल को सॉल्व करने के बाद रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम, एंड आपके पास जो आगे 2 ओम लगा है उसको यहाँ सीरीज में लगा दीजिए। 2 ओम एंड 2 ओम जब सीरीज में लगेंगे तो 2 + 2 4 ओम हो जाएगा। एनी कंफ्यूजन? लास्ट 10th, एनी प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका था, आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस लेकर के आना था। यू हैव टू गॉट 1 ओम रेजिस्टेंस। सर तो आपको तीनों तीनों पैरेलल पैरेलल में कर देंगे। तीनों पैरेलल में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 6, 3, 2, अगर आप तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, आप इनको सॉल्व करेंगे, 6 एलसीएम आ जाएगा, एंड यू गॉट 1/r, 1/r इज इक्वल्स टू 6, 1 + 2 + 3, दैट इज 6/6, सॉल्व करेंगे, दैट इज 1 ओम का आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? इट इज क्लियर? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? फर्स्ट, नो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डज द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, जो आपका इलेक्ट्रिक हीटर का कॉर्ड होता है, ये क्वेश्चन आप सबका लगभग लगभग सही है। जो इलेक्ट्रिक हीटर का जो कॉर्ड होता है, द कॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर, वो ग्लो नहीं करता है, लेकिन इलेक्ट्रिक हीटर के अंदर जो वायर लगा होता है वो ग्लो करता है। वाई? इसका रीजन पूछा गया था आपसे, एंड मैक्सिमम सब लोगों ने सही बताया है कि जो हमारा वायर, जिस वायर से हीटर कनेक्ट होता है प्लग के साथ, वो मेटल का फॉर्म होता है, वो मेटल का बना होता है, और मेटल का रेजिस्टेंस कम होता है।
रेजिस्टेंस कम होता है, रेजिस्टिविटी भी कम होती है। और जो आपका हीटर में वायर लगा होता है, दैट इज मेड अप ऑफ एलॉय, that is made up of alloy and it can bear high resistance, sorry, high heat को, high amount of heat को वो bear कर सकता है। it can bear high amount of heat, इसलिए वो ग्लो करता है, उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और बाकी जो जिस वायर से कनेक्ट होता है प्लग से, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए वो ग्लो नहीं करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन था, तो सॉल्व किया इसको, उसको देखिएगा सॉल्व कैसे करना है। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो था, हाउ टू सॉल्व इट। वेट, जसमीत इज वेटिंग इन द लॉबी। 20 से आपके पेपर स्टार्ट है, इसलिए एवरीथिंग क्लियर कर लीजिएगा, हर चीज, किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। ओके, चलिए देखते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको शेयर कर लीजिएगा। सर इस चीज में प्रॉब्लम आ रही है उसको बता दीजिए। फिर से आपको दो चीज दे रखे हैं, टीवी दे रखा है, टीवी दे रखा है 250 वॉट का और 1 आवर चलता है। उसके बाद आपको टोस्टर दे रखा है, टोस्टर दैट इज 1200 वॉट और ये 10 मिनट्स तक चलता है। आपको निकालना था विच यूजेस मोर एनर्जी, कौन ज्यादा एनर्जी यूज करता है। तो एनर्जी के लिए आपका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल्स टू टी इंटू टी। जब आप एनर्जी कंज्यूम, जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करते हैं तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। तो यहाँ पे पावर, अगर हम टीवी के लिए निकालें, पहले हम टीवी के लिए निकाल लेते हैं, तो पावर है 250 और टाइम है 1 आवर, तो ये हो जाएगा 250 वॉट आवर। ये हो गया टीवी के लिए। अगर हम यही टोस्टर के लिए निकालें तो एनर्जी कंज्यूम्ड आ जाएगा, पावर है 1200 और टाइम मिनट में दे रखा है, तो टाइम को हमको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10/60 सेकंड, सॉरी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 10/60। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1 मिनट का निकालना पड़ेगा, 1 मिनट में 1/60 होता है, तो 10 मिनट्स में 10/60 हो जाएगा। सॉल्व करिए, 0 0 कैंसिल, 6 2 12 0 0, दैट इज 200 वॉट आर। तो आपको यहां से दिख रहा है which consumes more energy, that is the TV consumes more energy and toaster consumes less energy। क्लियर है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड अगर पूछता है आपसे, तो आपने जो इलेक्ट्रिसिटी बिल जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें भी आप पहले टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कितना कंज्यूम हो रहा है, उसके बाद बिल निकालते हैं। टोटल एनर्जी कंज्यूम के लिए वही वाला फॉर्मूला लगेगा वहां वाला। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन? क्लास 10th, any problem girls and boys? नेक्स्ट देखते हैं। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको एक डायग्राम ड्रॉ करके दिया था, उस डायग्राम के बेसिस पे आपको आंसर्स बताने थे। ये डायग्राम बताया था आपको, बहुत से लोगों ने डायग्राम ड्रॉ कर दिया लेकिन उसमें कुछ लिखा ही नहीं है कि किसका कौन सा रेजिस्टेंस ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, कम है, कुछ नहीं लिखा है। T3, T2, T1, ये I और V का रेशियो दे रखा था मैंने, तो आपको बताया था इस तरह से, अगर आपको V और I का रेशियो दे रखा होता, जिसका स्लोप जितना ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होता है। मैंने बताया V और I का अगर आपने ग्राफ देखा, एग्जांपल देखिएगा एक, इस क्वेश्चन को हम करते हैं, दैट इज V दैट इज I दे रखा है मैंने, V और I ग्राफ मैंने कह दिया दो रेजिस्टेंस हैं, दैट इज R1 एंड दैट इज R2। जिस रेजिस्टेंस का स्लोप ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, मतलब जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो बताइए विच इज ग्रेटर, R1 और R2? Which is greater? Girls and boys, R2. which is greater, R1 और R2? R1 की वैल्यू ग्रेटर होगी यहाँ पे,
R1 इज ग्रेटर देन R2। स्लोप का मतलब ये सोचिए कि जो जितना सीधा होगा, लेटा हुआ नहीं, फ्लैट नहीं कह रहा हूं, हॉरिजॉन्टल की नहीं, वर्टिकल की बात कर रहा हूं, जितना वर्टिकल होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा, ये याद रखिए। वी आई ग्राफ में अगर आप वाई एक्सिस पे लेते हैं और आई को एक्सिस लेते हैं, तो जो लाइन जितनी स्ट्रेट होगी, जितना स्लोप उसका ज्यादा होगा, उतनी वैल्यू ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे R1 की वैल्यू R2 से ज्यादा है। मैं यहाँ लिख देता हूं, R1 इज ग्रेटर देन R2। ये हो गया। अब बताइए, अगर मैं यहाँ पे लिखता T1 और यहाँ पे लिखता T2, कौन सा टेम्परेचर ज्यादा होता? T1 और T2? क्लास 10th। अगर मैं R1 की जगह T1 लिखता और R2 की जगह T2 लिखता, T1 इज ग्रेटर। वन इज ग्रेटर बिकॉज आपको पता है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना इंक्रीज होगा। मींस R1 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो टेम्परेचर भी ज्यादा होगा। T1 इज ग्रेटर देन T2। हम यहाँ लिख सकते हैं T1 इज ग्रेटर देन T2 दिस। अब ये तो मैंने बात है जब V और I का ग्राफ लिया है, V Y एक्सिस पे और I को X एक्सिस पे लिया है, तब ये है। अगर इसका ऑपोजिट कर दूं, वोल्टेज को X एक्सिस पे ले लूं और करंट को Y एक्सिस पे ले जाऊं, तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। मैंने मान लिया इसको R1, R2, R3। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में बताइए व्हाट इज द, किसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, किसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, ऊपर वाले क्वेश्चन में। R1 का सबसे ज्यादा है, R3 का सबसे कम है। गुड। देखिए वैसे हम नॉर्मल अगर वी आई ग्राफ देखते तो R3 सबसे ज्यादा होता, फिर R2 होता, फिर R1 होता, लेकिन यहाँ पे ग्राफ मैंने ऑपोजिट कर दिया है। I को X एक्सिस किया हूँ, Y को सॉरी V को Y एक्सिस पे ले आया हूँ। सॉरी, जो इस ग्राफ है, इस ग्राफ मैंने I को Y एक्सिस पे ले गया है और V को X एक्सिस पे ले आया हूँ। जस्ट उल्टा। वी आई ग्राफ हमेशा वी वाई एक्सिस पे होता है, V जो होता है वोल्टेज Y एक्सिस पे होता है और करंट X एक्सिस पे अरेंज करते हैं हमेशा, V ऑन Y एक्सिस एंड करंट ऑन X एक्सिस। तब हम बताएंगे जो जितना स्ट्रेट होगा उसका वैल्यू उतना ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं ग्राफ को अपोजिट कर दूं, I को करंट को Y एक्सिस पे ले जाऊं और वोल्टेज को X एक्सिस पे ले आऊं, तो रिजल्ट भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं R1 का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा, देन R2 होगा, देन R3 होगा। सबने यही लिखा था। अगर R1, R2, R3 की वैल्यू ये है तो T1 की वैल्यू सबसे ज्यादा, देन T2 की वैल्यू होगी, देन T3 की वैल्यू होगी सबसे कम। सबका यही आया था क्लास 10th। क्लास 10th, डू यू गॉट इट? चलिए Yes. नेक्स्ट देखते हैं। ओके गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायर वाला क्वेश्चन मैंने दिया था। वायर वाला क्वेश्चन था इस तरीके से, मैंने कहा था एक वायर है, ये वायर है मेरे पास 5 ओम रेजिस्टेंस का, और इसी वायर को मैंने एक सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया है। देखिए एक वायर है मेरे पास, उसको बेंड कर दिया एक सर्किल के फॉर्म में, और उसके डायमीटर पे 2 पॉइंट्स ले लिए मैंने, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। डायमीटर पे 2 पॉइंट्स ले लिए, ए बी। अब आपने एक पढ़ा था R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, पढ़ा था? You read it? R is directly proportional to L पढ़ा हुआ है। लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस, क्लास 10th। हेलो। तो अगर लेंथ के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस लेंथ अगर डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल होगा, लेंथ अगर हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपसे कहा गया है कि आपने वायर को एक सर्किल फॉर्म में अरेंज कर दिया है और डायामीटर पे 2 पॉइंट्स ले लिए हैं ए एंड बी। मतलब आधा वायर ऊपर अरेंज हो गया है, आधा वायर नीचे अरेंज हो गया है। तो वायर
को आपने हाफ हाफ कर दिया है, तो बताइए अगर लेंथ आधी हो गई तो उसका रेजिस्टेंस भी आधा हो जाएगा। मतलब ऊपर वाले वायर का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 5/2 ओम और नीचे वाले वायर का रेजिस्टेंस भी हो जाएगा 5/2 ओम। दो पार्ट में आपने वायर को अरेंज कर दिया, 5/2 ओम एंड 5/2 ओम। या आप कह सकते हैं 1.25, सॉरी 2.25। दिस इज 5/2 मतलब 2.5 ओम और ये भी 2.5 ओम। और आपको अगर इनके बीच में रेजिस्टेंस निकालना है तो एक तरह से ये पार्ट ऊपर वाला और नीचे वाला पार्ट दोनों पैरेलल में आ जाएंगे। अगर दोनों पैरेलल में आ जाएंगे तो आप कह सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/2.5 प्लस 1/2.5, इसको एलसीएम लेंगे तो 2.5 ऊपर आ जाएगा 2, दैट इज 1/R इक्विवेलेंट, then R equivalent is equals to 2.5/2, that is 1.25 ohm। यही आया है रेजिस्टेंस 1.25। क्लास 10th सबका सही नहीं आया है, सबका सही नहीं आया था ये। चलिए देखिए, इसमें मेन कॉन्सेप्ट को यही लगाना था कि आप जब वायर को एक सर्किल फॉर्म में अरेंज कर रहे हैं एंड उसको दो पॉइंट से कनेक्ट कर दे रहे हैं, यू अरेंज द वायर इन सर्किल फॉर्म एंड यू कनेक्ट टू पार्ट्स, दो डायमीटर के कनेक्ट कर दिए, तो आधा वायर ऊपर आ जाएगा, आधा वायर उस पॉइंट के नीचे आ जाएगा। तो वायर को आपने हाफ हाफ कर दिया, हाफ हाफ करके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। मतलब 5 ओम को आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, 2.5 ओम एंड 2.5 ओम, और उसको पैरेलल में जोड़ दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट करके 2.5 ओम एंड 2.5 ओम सॉल्व कर लीजिए, यू गॉट द आंसर। करेक्ट हो जाएगा ये क्वेश्चन। क्लास 10th, एनी कंफ्यूजन इन दिस क्वेश्चन? क्लास 10th आवाज आ रही है? देन आंसर, एनी कंफ्यूजन? No, sir. आपका था व्हाई, व्हाट आर द यूजेस ऑफ अर्थिंग? आपको बताए गए हैं। फर्स्ट यूज इज इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम लाइटनिंग। जब भी लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग हमारे घर पे भी अगर गिरेगी तो उससे घर को नुकसान नहीं होगा। अगर आपने अर्थिंग कर रखी है, रॉड ऊपर है निकली हुई, क्या होगा, वो रॉड जितनी भी लाइट आएगी, जितनी भी मतलब वो लाइटनिंग में लाइट आएगी, उस पूरी इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएंगे, मेनली जो चार्जेस आएंगे उन चार्जेस को अर्थ में भेज देगा और हमारे घर को कोई नुकसान नहीं होगा। फर्स्ट ये यूज हो जाएगा। एंड सेकेंड, इन ऑल द अप्लायंसेस विच हैव मेटल बॉडी, जितने भी अप्लायंसेस की मेटल बॉडीज हैं उनमें अगर करंट लीक होता है तो उससे हमको शॉक नहीं लगेगा। वो क्या करेगा, जितनी भी मेटल बॉडीज हैं, जितनी भी अप्लायंसेस की मेटल बॉडीज हैं, वो मेटल बॉडीज में जैसे ही करंट लीक होगा, अर्थ वायर क्या करेगा, उस सारी करंट को आपका अर्थ में भेज देगा और आपको शॉक नहीं लगेगा। दीज आर द टू आंसर्स। Why emitter is likely to burn when connected in parallel? एमीटर को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो वो जल क्यों जाता है? तो इसका सबसे सिंपल आंसर है, आपने पढ़ा है एमीटर का वेरी लो रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस होता है। अगर बहुत कम रेजिस्टेंस है एमीटर का तो उसको अगर हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस तो और भी कम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर किसी अप्लायंस का रेजिस्टेंस कम है और उसको आप पैरेलल में लगा देंगे तो टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो और भी कम जाएगा। अगर बहुत कम रेजिस्टेंस आ गया तो आपका हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, एंड इफ हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज देन एमीटर में डैमेजेस, वो डैमेज हो जाएगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? क्लास 10th
Class 10th, any problem? Girls and boys, anybody? No. Please answer. Okay, then we are going to see the last question देखते हैं. Last question सही सिर्फ एक बच्चे का है, पूरी तरह से करेक्ट है. लास्ट क्वेश्चन सौम्या, योर आंसर इज करेक्ट. लास्ट क्वेश्चन का आंसर सौम्या का करेक्ट है. एंड देयर आर 3 to 4 persons who have attempt that question एंड उनका आधा क्वेश्चन सही है. दे आर स्वीकृति, महिमा एंड रजत. They have attempted the last question and half question उन्होंने सही किया है, half के बाद उनका सही नहीं है. एंड सौम्या का पूरा सर रेजिस्टेंस 6 ओम आएगा ना? रेजिस्टेंस 6 ओम आएगा. देखिए मैं क्वेश्चन सॉल्व Yes, कर रहा हूँ, sir. उसको देखिएगा एक बार. चलिए और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन था. दिस इज द क्वेश्चन. ये दे रखा है 12 वोल्ट, दैट इज 4 ओम, दैट इज 3 ओम, दैट इज 6 ओम, दैट इज 5 ओम एंड दैट इज 2 ओम. देखिए बहुत लोगों ने क्या किया, सबको एक साथ पैरेलल में जोड़ दिया, किसी ने सीरीज में कनेक्ट कर दिया. तो ऐसे नहीं किया जाता है इसमें. मैंने पहले भी आपको बताया, जब भी इस तरह के कोई प्रॉब्लम सॉल्व करिए तो जहां बैटरी लगी हुई है वहां से करंट लेके स्टार्ट हो जाइए, करंट वहां से लेके आगे बढ़िए. अपने आप समझ में आएगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में है. आवाज आ रही है सबको? क्लास 10th यस सर. ओके. देखिए अब क्या करेंगे, कैसे पता करेंगे कौन पैरेलल में है कौन सीरीज में है. जहां बैटरी लगी है वहां से मैं, देखिए मैं करंट स्टार्ट करता हूँ. यहां से मैं करंट लेके चल रहा हूँ, स्टार्ट हुआ, करंट लेके गए आगे. जैसे ही मैं इस पॉइंट पे आऊंगा करंट डिवाइड हो जाएगी दो पार्ट में. कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है. अब आपको दिख रहा है यहां जो करंट जा रही है वो तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रही है. 5 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम, तीनों में एक ही करंट जा रही है. तो तीनों किस में होंगे, सीरीज या पैरेलल? बताइए, सीरीज और पैरेलल? सीरीज. आपको दिख रहा है जैसे ही पॉइंट ए पे करंट आई है, ए पॉइंट मैंने लिख दिया है, जैसे ही ए पॉइंट पे करंट आई है वो दो पार्ट में बढ़ गई है. और जो आगे करंट जा रही है वो तीनों रेजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो हो रही है, 5 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम में. तो तीनों सीरीज में आ जाएंगे. तीनों सीरीज में हो जाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 + 3 + 4, हाउ मच? 12 ओम. आप कह सकते हैं 5 + 3 + 4 दैट इज 12 ओम. तो एक चीज देखिएगा, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा. मुझे दिख रहा है 12 ओम आ रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे को हटा देता हूँ और यहाँ पे एक 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा देता हूँ. सही है? इट इज क्लियर? हेलो क्लास 10th, आंसर कर. देखिए जब तक रिस्पॉन्स नहीं करेंगे मुझे समझ में नहीं आएगा आपको आ रहा है कि नहीं. सबको क्लियर है एवरीबॉडी? रजत, सौम्या, आरती, आस्था, महेश, महिमा, स्वीकृति, नील, योगेश, क्लियर? यस सर. चलिए देखिए मैंने सारे रेजिस्टेंस जितने सीरीज में सबको हटा के मैंने 12 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया. अब बताइए, आपसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा हूं, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल. पैरेलल. दिख रहा है आपको कि ए पॉइंट पे करंट बढ़ जा रही है, 6 ओम में करंट अलग जा रही है एंड 12 ओम में करंट डिफरेंट जा रही है. अगर दोनों में करंट डिफरेंट है, दोनों पैरेलल में है, तो 1/6 प्लस 1/12 इस तरह से हम सॉल्व करेंगे 1/r निकालने के लिए. अब बताइए कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा? 4 सर 4 ओम. 4 ओम. 4 ओम. अब इसको मैं सॉल्व करके कह देता हूँ ये 4 ओम आ जाएगा. तो आपने देखा, अगर मैंने इन दोनों को सॉल्व किया तो मेरा आ रहा है 4 ओम. तो मैं एक काम करता हूँ, एक नया सर्किट बना देता हूँ. ये 12 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है. ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ अब.
इज इट राइट? क्लास 10th दिख रहे? अब जब इस टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम और 12 ओम का रेजिस्टेंस निकालने पे 4 ओम आ गया, तो मैं दोनों को हटा के मैंने 4 ओम लगा दिया। दिख रहा है सबको? क्लास 10th, इज इट विजिबल? Yes, sir. यस सर। Yes. गर्ल्स? चलिए अब देखिए, अब 2 ओम एंड 4 ओम सीरीज में या पैरेलल में, इसको चेक करते हैं। अब मैं बैटरी से करंट लेके स्टार्ट करता हूं, तो आपको दिख रहा है दोनों रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रही है, तो ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। 4 और 2 टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? अगर दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, देन द टोटल रेजिस्टेंस इज 6 ओम। 6 ओम। 6 ओम आ जाएगा। तो आपको दिख रहा है V का वैल्यू हो गया है 12 वोल्ट एंड R का वैल्यू आ गया है 6 ओम। देन I निकालने के लिए आप क्या करेंगे? V अपॉन R, दैट इज 12 अपॉन 6। आप कह सकते हैं 2 एम्पियर का करंट यहाँ फ्लो होगा। क्लियर? यस सर। इट इज क्लियर? अब सेकंड क्वेश्चन, उसी में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था। सेकंड क्वेश्चन इज कि 2 ओम का जो रेजिस्टेंस लगा रखा है आपने, जो ये 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा है, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा? व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस? इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालने के लिए मुझे पता है कि इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर। यहां से जो करंट आ रहा है ये 2 एम्पियर का आ रहा है। एंड अगर करंट की वैल्यू पता है, आई पता है, आर पता है, तो वी निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आई इंटू आर। सिंपली हमको वी निकालना है, तो आई इंटू आर। आई आपको पता है 2 एम्पियर, अभी आया, एंड आर का वैल्यू 2 ओम है, दैट इज द 4 वोल्ट। किसी को कंफ्यूजन हो तो कोई भी पॉइंट, जो भी पॉइंट में कंफ्यूजन हो पूछ सकता है, किसी भी पॉइंट में इन दिस क्वेश्चन। Class 10th, if you have any confusion in any point in this question, you can ask. सर ऐसा ही एक और क्वेश्चन दीजिए। चलिए मैं दे रहा हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। बस एक चीज याद रखा करिए, सीरीज और पैरेलल निकालने के लिए जिस भी क्वेश्चन में आपको समझ में नहीं आया कि आइदर द क्वेश्चन इज सीरीज में कौन है, पैरेलल में कौन है, तो बैटरी जहां लगी हुई है वहां से करंट स्टार्ट कर दीजिए, करंट लेके आगे बढ़िए, अपने आप समझ में आएगा कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में आ रहा है। क्लियर? चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं डायग्राम ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ करिएगा, उसको सॉल्व करिएगा। आई एम गोइंग टू ड्रॉ द डायग्राम। दिख रहा है क्वेश्चन सबको? The questions are visible? यस सर। ओके, देन क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, सॉल्व करिए। आपको फाइंड क्या करना है यहाँ पे? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट एंड आई एंड वी across 10 ओम। फाइंड करिए।
these are the questions. R equivalent, the value of current, and voltage across 10 ohm resistance. जल्दी सॉल्व करिए। पहले बताइए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, फिर करंट, फिर वोल्टेज अक्रॉस 10 ओम। सर रेजिस्टेंस 2.8 ओम। ओके, आगे सॉल्व करिए। देखिए, आपने आर निकाला होगा तो आर का वैल्यू आपका आया होगा, दैट इज 11.8 ओम। यही आया 11.8 ओम आर का वैल्यू। Yes, sir. और आपने आई निकाला होगा तो आई का वैल्यू आपका आया होगा, दैट इज 22 अपॉन 11.8 एम्पियर। इसको सॉल्व कर लेंगे आप। उसके बाद जब V निकालेंगे अक्रॉस 10 ओम, 10 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस V निकालेंगे तो हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 22 अपॉन 11.8 वोल्ट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यही आ रहा है सबके आंसर सही आ रहे हैं? ओके, चलिए फिर इसको रिवाइज करिएगा जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं और जो आपको पढ़ाया गया है इलेक्ट्रिसिटी में, रिवाइज इट एवरी पॉइंट, हर पॉइंट रिवाइज करिए, बिकॉज आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे एग्जाम में, आपके 1 मार्क के क्वेश्चंस होंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस करना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है। लॉन्ग क्वेश्चंस में आप कुछ ना कुछ तो लिख के आएंगे, लेकिन 1 मार्क के क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट यूज करना होता है, आदर टिक करना है बस। एक क्वेश्चन सही भी हो सकता है, सर गलत भी हो सकता है, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट। हाँ सर कितने आयो लाइफ चैप्टर तो वीडियो भेजे थे मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ। यस सर, देख लीजिए।
अगर आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी में प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं इसी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को आगे कंटिन्यू करूंगा. यस, व्हाट हैपेंड? ओके, देखिएगा कुछ होता नेटवर्क प्रॉब्लम हो. अगर नेक्स्ट क्लास में मैं देखूंगा, आप ही से पूछूंगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन दिस चैप्टर, इसीलिए कह रहा हूँ कहीं से भी क्वेश्चन मिलते हैं, आइदर एनसीईआरटी और रेफरेंस बुक, कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए. अगर नहीं हो पा रहा है तो मुझे भेजिए. अब ये मत करिएगा कि आप आईआईटी या फिर 12th क्लास का प्रॉब्लम सॉल्व करने लगे, उसी से आप ही का टाइम वेस्ट होगा. अपने स्टैंडर्ड का प्रॉब्लम सॉल्व करिए जितना आपके एनसीईआरटी बुक के बेस में है. बेस वही एनसीईआरटी रहना चाहिए. अगर प्रॉब्लम आती है प्रॉब्लम भेजिए, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. इफ यू हैव नो प्रॉब्लम देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट योर न्यू चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, थैंक यू, जय हिंद.